अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक बहुत ही लर्जा खेज किस्म की डेवलपमेंट हो रही है जो कि पूरा एक मिडल ईस्ट को टर्मोइल की जानिब धकेल सकती है, बल्कि एक ऑल आउट वॉर जो है उसका ख़तरा भी इस वक्त कई ज़्यादा मौजूद है। चूँकि हमने देखा है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है और ये हमला इस कदर खौफनाक नौयत का था, इतना शदीद नौयत का था कि उसके अंदर बाकायदा आर्मी चीफ को, बाकायदा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स के कमांडो को, उसके चीफ को भी, टॉप मिलिट्री जनरल्स को, टॉप साइंसदानों को, अहम तरीन शख्सियात को डायरेक्ट हिट किया गया, डायरेक्ट उनको जो है मिटाया गया रास्ते से। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे स्ट्रेटेजिक साइट्स या न्यूक्लियर साइट्स हैं उन सब को एक एक करके तबाह किया गया। इतना कम ड्यूरेशन था, इतना गैप कम था इस तमाम टाइमिंग का। इसका मतलब ये हुआ था कि इसके अंदर बड़े पैमाने के ऊपर जो है इंटेलिजेंस फेलियर भी हमें नजर आ रहा है ईरान के एंड के ऊपर, चूंकि इंटेलिजेंस ब्रीच की गई है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम मालूमात इसराइल तक पहुंचना कि कहां पर कौन सा ऑफिशियल रहता है, किस जगह के ऊपर अहम तरीन मीटिंग हो रही है फौजी ऑफिशियल्स की, कहां कहां पर जो स्ट्रेटेजिक असासे हैं ईरान के वो कहां कहां लोकेटेड हैं, इन सब के ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड, एक कोलैबोरेटेड अटैक करना। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि इसराइल ने कुछ ऐसी फुटेजेस भी मोसाद ऑपरेटिव्स की जारी की हैं जो कि ईरान के अंदर बैठकर उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना, डायरेक्टली निशाना बना रहे हैं। और फिर चूंकि हम ये भी देखते हैं कि ये जो बहुत सारे ऐसे भी ड्रोन स्ट्राइक्स ईरान के अंदर किए जाते हैं, कामिकाजी ड्रोन्स का जिक्र किया जा रहा है कि अभी तो उनकी नौयत तो साख्त ऐसी लगती है, वो जो ड्रोन्स हैं वो भी लगता है कि ईरान की अपनी सरजमीन से ही लॉन्च किए गए थे। उनको स्मगलिंग करके पहले यहाँ पर लाया गया था और उसके बाद ईरानी सरजमीन से ही मोसाद ऑपरेटिव्स ने उनको ऑपरेट करते हुए जो है वहाँ पर लॉन्च किया। तो अब सवालात बहुत सारे हैं। ये तमाम डेवलपमेंट जो है किस तरीके से इस वक्त खित्ते का रुख तब्दील करेगी, और सबसे अहम तरीन नुकता जिसको हम डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे कि इसराइल का जुड़वा भाई भारत है वो इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहा है। चूंकि हमने हमेशा देखा भारत का जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्राइन है, उसके स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रही है। हमेशा भारत ने तमाम इजरायली मॉडल्स को इमिटेट किया, इजरायली स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को, इजरायली स्ट्रेटेजिक मॉडल्स को वो उन्होंने हमेशा इनकॉर्पोरेट करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। और फिर हमने देखा अभी जो ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च किया गया था, ये तमाम टेक्निक्स जो हैं, तमाम ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ जो हैं और ये तमाम जो कैलकुलेशंस थी वो किस अकॉर्डिंग की गई थी कि जिस तरीके से इसराइल मशरिक़ वुस्ता के अंदर इससे पहले भी करता रहा है और टारगेटेड स्ट्राइक्स करता है, और उसमें वो जो है जैसे कहते हैं ना कि बिला तफरी के गैर रहायशी बिल्डिंग्स को भी निशाना बनाना, जिसमें कोलेटरल डैमेज और इंटरनेशनल वॉर कन्वेंशंस की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, वही मॉडल भारत भी पाकिस्तान के खिलाफ इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर चुका है। और हमने ये देखा कि मकबूजा कश्मीर वो तो पहले ही एक कोलोनाइज्ड टेरिटरी है, बिल्कुल फ़लस्तीन के तर्ज के ऊपर, और वहाँ पर भी जो है जिस तरीके से इजरायली जेनोसाइडल मॉडल गज़ा में इंप्लीमेंट किया गया, वैसा मॉडल मकबूजा कश्मीर के अंदर भी इंप्लीमेंट किया गया। तो अब जब ईरान के ऊपर इजराइल ने, सहूनी फोर्सेस ने जो हमला ये किया है, तो भारत इससे क्या सिग्नलिंग ले रहा है? चूंकि ये बदतरीन एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट उनको मार्का हक के जरिए से मिल चुकी है, तो उनकी अब इसका स्ट्रेटेजिक सर्कल्स जो है वो क्या मैसेज ले रहे हैं, क्या वो कर सकते हैं इस मॉडल के जरिए से, ये तमाम चीज़ें डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे अहम तो इसमें डेवलपमेंट ये होती है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन एजेंसी जो है IAEA, वो सबसे पहले जो है तकरीबन 2005 के बाद से लेकर अब तक उनका सबसे स्ट्रॉन्ग तरीन स्टेटमेंट ईरान के हवाले से आता है, जिसमें वो कहते हैं कि जी ईरानियन आर इन वायलेशन ऑफ न्यूक्लियर सेफगार्ड्स। बाकायदा जो है वो इसके ऊपर एक वोट भी करवाते हैं ईरान के खिलाफ, जिसमें रूस और चाइना बाकायदा जो है उसको अपोज करते हैं और इसके सामने खड़े हो जाते हैं। अच्छा, फिर जो है वो IAEA जो है उसका एक और तरीके से भी वो कूद पड़ा इस तमाम मामले के अंदर, और ये एक जो बिल्डअप बन रहा था, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को लग रहा था कि इस वक्त एक हमला उसका जो है एक ग्राउंड बनाया जा रहा है, तलाश किया जा रहा है, क्योंकि जिसे कहते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट। उसी तरीके से ये इजरायली और भारतीय लॉबी जो दुनिया के अंदर ऑपरेट करके सबसे पहले मीडिया को खरीदती है, कमेंटेटर्स को खरीदती है, इदारों को खरीदती है, लॉबीज हायर करती है, उसके बाद ये मैन्युफैक्चर करते हैं कॉन्सेंट को, एक फिजा बनाते हैं कि जी हम विक्टिम है, बॉम्बिंग भी ये खुद करते हैं, दहशतगर्दी स्पॉन्सर भी ये खुद करते हैं, और उसके बाद अपने आप को विक्टिम भी पोर्ट्रे करवाते हैं, जैसे भारत पहलगाम के हवाले से कर रहा था, दुनिया में एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा था, पाकिस्तान के ऊपर बॉम्बिंग भी भारत ने एक पहले
की थी। तो आगाज तो चूंकि भारत ने किया था ना, एग्रेसर स्टेट भारत था और दुनिया में उसके बाद वो एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा था, अभी तक प्ले कर रहा है। वैसे ही इजराइल ने जो है एक मैन्युफैक्चर कॉन्सेंट क्रिएट करने की कोशिश की, अपने आप को विक्टिम डिक्लेयर करवाने की कोशिश की कि जी IAEA भी देखे यही कह रहा है कि जी ईरान जो है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम अब सेफ नहीं रहा और वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की वायलेशन कर रहा है। तो ऐसी एक करारदाद जब मंजूर होती है और IAEA के जो सरबराह हैं ग्रोसी साहब, वो भी जब जेरूसलम पोस्ट से बात करते हैं और उनको बाकायदा ये कहते हैं कि हाँ वाकई में जो ईरान है वो तो संगीन तरीन वायलेशंस कर रहा है। तो ऐसे में एक जवाब तराशा जा रहा था कि ईरान के ऊपर एक ब्रॉडर हमला किया जाए। अच्छा, अब जो है एक जानिब ये भी देखा जा रहा था चूंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार खुद को इस जंग से अलग करते हैं, वो तो यही नारा लेकर आए थे दुनिया के सामने कि मैं जंगे खत्म कराऊंगा, मगर चूंकि इजराइल जो है वो एक एग्रेसर स्टेट है, बिल्कुल हिंदुत्वा स्टाइल भारत की तरह, और ये दोनों ये जो यहूदो अनूद का शैतानी नेक्सस है ये कभी भी जो है जंग बंदी के ऊपर राजी नहीं होता, चूंकि इनके तमाम मकासद तमाम अहदाफ जो है इनके वो वॉर मॉन्गरिंग के ऊपर चलते हैं। ये तमाम ये इंपीरियल पावर्स हैं, ये चाहते हैं कि हम एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए ममालिक के ऊपर जो है कब्जा करें, उसके बाद वहां पर अपनी कॉलोनियां बसाएं। तो जो नियो कॉलोनियल तर्ज यहूदो हनूद का ये शैतानी नेक्सस है ये यहाँ पर भी जो है ये काम कर रहा था। और फिर जिस तरीके से ज़ायनिस्ट लॉबी इस तमाम के ऊपर कई अरसे दराज से काम कर रही थी इसी मिशन के ऊपर कि किस तरीके से ईरान को जो है वो खोखला करना है, कोवर्ट ऑपरेशंस के ज़रिए से भी एक कोवर्ट वॉरफेयर भी दोनों की जारी थी, चूँकि हमने ये भी देखा कि दोनों की जानिब से जो है एक दूसरे के राज चुराने वाले मामला जो है वो भी चले हुए थे। अभी CIA का एक एनालिस्ट जो है वो उसको भी रिसेंटली सज़ा 1-2 दिन के अंदर अंदर ही हुई है और उसके ऊपर यह इल्ज़ाम था कि उसने ये जो अक्टूबर के अंदर इजराइल ने स्ट्राइक्स की थी ईरान के ऊपर, उसने उसके हवाले से प्लान जो है वो सारा का सारा वो लीक कर दिया था। अच्छा, वो जो प्लान लीक किया था उसके बाद जो है वो बाकायदा उसमें US असेसमेंट्स क्या है इजरायली प्लान्स के हवाले से उसका भी पूरा रोड मैप था। मगर अब हम ये देखते हैं कि ईरान की जिस तरीके से एक सेटबैक लगा, एक मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर जिसके अंदर जो है उनकी क़यादत को उनके घर के अंदर एक एक जगह पर पिन पॉइंट किया गया, ये इंटेलिजेंस फेलियर जो है ये भी एक तारीख में आपको एक अनोखा वाक़या ही नज़र आता है। ये एक बड़ा दिलचस्प तरीन सिनेरियो यहाँ पर है, चूँकि एक तो जो ईरान है उसके एयर डिफेंसेस जो है वो कहाँ थे, शायद वो इतने आउटडेटेड थे कि वो बिल्कुल भी कुछ भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। मगर अब जो ईरानियन रिटेलिएशन जारी है इस वक्त इजराइल के खिलाफ, वो तमाम ड्रोन्स इंटरसेप्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ भी जो है वो बड़े पते की हमारी ऑडियंस के लिए है, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ भी यही ड्रोन्स एम्प्लॉय किए गए थे, इजरायली ड्रोन्स हारूप एम्प्लॉय किए गए थे। और बाकायदा बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स इस हवाले से भी हैं कि इजरायली ऑपरेटिव्स ही, इजरायली टेक्नीशियंस ही भारत के अंदर बैठ कर उन हारूप ड्रोन्स को, जो जदीद तरीन हाईली सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स हैं, उनको ऑपरेट कर रहे थे, पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुए थे। मगर हमारे एयर डिफेंसेस ने उनको इंटरसेप्ट किया, उनको नाकारा किया, उनको सॉफ्ट किल के जरिए से और हार्ड किल के जरिए दोनों टैक्टिक्स यूज करते हुए जो है उनको नाकारा बनाया। और जो जिस मकसद के लिए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट किया था कि हमारी हसास मालूमात हासिल करना, हमारे कहाँ पर स्ट्रेटेजिक असासे, कहाँ हमारी एयर डिफेंस बैटरीज लगी हुई हैं, वो इस मकसद के लिए पाकिस्तान में लॉन्च किए गए थे। मगर पाकिस्तान ये तमाम मनसूबा समझ चुका था और पाकिस्तान ने बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया। किसी किस्म की कोई हसास मालूमात भारत तक नहीं पहुंच सकी थी और हमने उनको जो हैक करके साइबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए से नाकारा बनाया। मगर ईरान के केस के अंदर हम देखते हैं कि ऐसी कोई टेक्निक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भी नजर नहीं आती कि किसी तरीके से सॉफ्ट किल या हार्ड किल के जरिए से अपने ये जो ड्रोन्स इजराइल की जानिब से भेजे गए किसी तरीके से उनको नाकारा बनाया गया, ऐसा कुछ भी हमने वहां पर मुजाहरा नहीं देखा। अच्छा, फिर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने इस तमाम जंग में ये भी देखा है कि इस वक्त जो है ईरान के ऊपर जो है तकरीबन 5 लेयर्स ऑफ एयर स्ट्राइक्स इजराइल की जानिब से लॉन्च की गई हैं।
पूरी 5 लेयर्स है और उसके अंदर जो है वो तकरीबन 200 से ज़ायद इजरायली तैयारों ने हिस्सा लिया और 100 से ज़ायद स्ट्रेटेजिक साइट्स को ईरान के अंदर निशाना बनाया गया, जिसमें रेजिडेंशियल एरियाज भी शामिल हैं। तो अब तक जो तकरीबन जो है वो 80 के करीब अमवात ईरान के अंदर रिपोर्ट की गई हैं और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से ईरानियन स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर की वल्नरेबिलिटीज वो एक्सपोज हो चुकी हैं पूरी दुनिया के सामने भी कि ईरान जिसका हमेशा से पोस्चर ये था मिलिट्री पोस्चर के ऑफेंसिव डिफेंस रीजन के अंदर उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हुए थे अपनी प्रॉक्सी नेटवर्क को, जिसको वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते थे, उनके जरिए से जी हम जो है इसराइल के खिलाफ एक डिफेंस शील्ड लॉन्च कर रहे हैं। और इसके अलावा उनका रेट्रिक भी बड़ा बोल्ड था, हमेशा से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स वो देते रहते कि हम इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, मगर डिप्लोमेसी के अंदर जो है वो मार खा गए और उसके बाद यही इम्पैक्ट उनकी अस्करी कुव्वत पे भी लगा कि वो तमाम पैसा, तमाम मिलिट्री स्ट्रेटजी, तमाम वेपन्स जो है और तमाम जो अपनी अस्करी कुव्वत है उसको दूसरी सरजमीनों के ऊपर प्रॉक्सीज की फॉर्म में जो वो पैसा लगा रहे थे, तमाम मेहनत वहीं पे कर रहे थे, ये ऑफेंसिव डिफेंस ये कामयाब नहीं हुआ। और अगर उन्होंने ये मेहनत अपने इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के ऊपर यही मेहनत की होती, यही वेपन जो है और यहीं पे डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट यहीं पर की होती, अपने अस्करी अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने के अंदर, अपनी एयर शील्ड को मजबूत करने के अंदर, अपनी अफवाज को मजीद प्रोफेशनल बनाने के ऊपर और अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को मजीद फुल प्रूफ बनाने के ऊपर, तो आज जो है ईरान एक मजबूत और बेहतर पोजीशन में खड़ा होता। मगर हमने ये देखा है कि चूंकि ये एक ऑफेंसिव डिफेंस पोस्चर था, पहले उसका प्रॉक्सी नेटवर्क एक एक करके जो है इसराइल ने उसको तबाह कर दिया था, तो ये टेक्निक बिल्कुल जो है ईरान के केस में कारगर नहीं हो सकी है। अब अगर हम भारत की बात करें कि वो कहाँ पर खड़ा हुआ है इस खित्ते के अंदर, तो हमने ये देखा है कि अभी कुछ अर्सा पहले ही मेजर गौरव वारिया जो एक बड़ा मशहूर मारूफ एक शोला बयान किस्म का एक नहायत ही डर्टी करैक्टर इंडियन मीडिया का है, उसने कुछ अर्सा पहले ही अभी ईरानी वज़ीर ख़ारजा जब इंडिया का दौरा कर रहे थे उसको एक नहायत नाजेबा अलकाबात से नवाजा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि चूँकि भारत जो है वो हिस्टोरिकली बड़ा स्ट्रिक्टली अलाइंड है इसराइल के साथ, ज़ायनिज़्म और हिंदुत्वा गठजोड़ जो है वो हमेशा जो है इन लाइन काम करता है और यही वजह है कि पाकिस्तान इस गठजोड़ का निशाना बना था। चूँकि पाकिस्तान एक बुलवार्क है इस नेक्सस के खिलाफ और पाकिस्तान जो है वो इस्लामी दुनिया का एक दरख्शां सितारा है, चूँकि ये नेक्सस जो है इसको सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान से है। पाकिस्तान एक सीसा पिलाई दीवार बन गया इसके आगे। तो अब जो है ये हिंदुत्वा और ज़ायनिस्ट नेक्सस ये कतई तौर पर किसी भी मुस्लिम मुल्क के साथ अलाइन नहीं हो सकता, चाहे भारत ईरान के साथ जो है वो कितने भी मीठे बोल ले और चाहे जो है चाबहार के ऊपर ऑपरेट करवाने के वाले से या तेल के वाले से कोई भी समझौता कर ले ईरान के साथ, मगर हिंदुत्व और ज़ायनिज़्म का चूंकि गठजोड़ है तो कभी भी जो है वो भारत ईरान के साथ डिप्लोमेटिकली भी या अस्करी तौर पे स्ट्रेटेजिकली कभी खड़ा नहीं हो सकता। इस वजह से आपने देखा कि भारत के अंदर बाकायदा जो है कोई रिस्पॉन्स जो है वो इसराइली जारियत के ऊपर नहीं आता, बल्कि क्या होता है ये बाकायदा खुशियाँ मनाई जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे वहाँ पर स्ट्रेटेजिक सर्कल्स हैं जो कि जिसे कहते हैं रिमोटली अपने अकाउंट्स डील करते हैं, सामने नहीं आते, तो वो जो है वो बाकायदा खुशियाँ मना रहे हैं कि बड़ा एक वेल डिजर्व किस्म का ये स्ट्राइक था और ये जो है ईरान के ऊपर होना चाहिए था। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से गजा के नहते बच्चों का मजाक भारत में उड़ाया गया हमेशा से, और भारत जो है वो इसराइल को बड़ा एडमायर करता है, वही मॉडल्स इमिटेट करता है और वही उसी तरीके से एक जिसे कहते हैं ना दराज से इंपोर्ट किया हुआ इसराइल बनने की कोशिश करता है। मगर हमने ये देखा कि अब ईरान के केस के अंदर भी जो है वो क्लियरली लाइंस डिवाइड होती हुई नजर आ रही हैं। सऊदी अरेबिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, एक कैटेगोरिकल किस्म की एक मुज़म्मत आ रही है। चाइना, रशिया, दीगर ममालिक जो हैं वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि इसराइली जारियत और ईरान की खुद मुख्तारी के ऊपर हमला कतई तौर पर हमें कबूल नहीं है। मगर हमने ये देखा कि कुछ ऐसे मुनाफिक मुल्क जैसे जिसमें भारत है वो आश्कार हो रहे हैं, वो प्रोमिनेंट हो रहे हैं, वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। और फिर एक और जो बड़ी हमें एक सिमिलैरिटी इन दोनों ममालिक के अंदर इसराइल और इंडिया में नजर आती है वो ये है कि अपनी गिरती हुई सियासी साख को बचाने के लिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खोला, उसी तरीके से इसराइल है जिसमें नेतन्याहू के पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा। उसकी अपोजिशन जो है उसने आज भी जैसे एक पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की करारदाद पेश की थी और नेतन्याहू किस वजह से बच गया, इसी वजह से बच गया चूंकि इसने महाज ईरान के खिलाफ खोल दिया था और उसके बाद जो है वॉर टाइम के अंदर ताकि जो है वो नए इलेक्शंस का दोबारा से ढिढोरा ना पीटा जाए, ताकि ये बाब ना खुला जाए, क्योंकि हम जी हालत वॉर के अंदर हैं। वो अब ईरान के वो अब इसराइलियों ने बताना था अपने लोगों को भी और अपनी अपोजिशन को भी इस तरीके से
डिस्क्रेडिट करना था। तो उसके बाद जो है ये वाला तमाम सिलसिला कि इजरायली पार्लियामेंट को तहलील करने की जो करारदाद है वो इस तरीके से रिजेक्ट हो जाती है, चूँकि पहले सेंट्रिस्ट पार्टीज हो, लेफ्टिस्ट पार्टीज हो या ऑर्थोडॉक्स पार्टीज हो, तमाम की तमाम जो है वो इस वक्त नेतन्याहू के शदीद खिलाफ हैं, उसके पोस्टरिंग के खिलाफ। और चूँकि नेतन्याहू जब अब एक्सेप्टेबल नहीं रहा इसराइल के अंदर, कोई चाहे उसकी जो ऑर्थोडॉक्स तरीन है उसके साथी हैं, उसके कदामत पसंद तरीन साथी हैं जो प्योर वॉर मॉन्गरिंग के ऊपर और जेनोसाइड के ऊपर बिलीव करते हैं, वो भी इस वक्त नेतन्याहू के साथ नहीं खड़े हुए। तो ये महाज उसको ईरान के खिलाफ खोलने की इस वजह से जरूरत पेश आई, जिस तरीके से बुचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी गिरती हुई सियासी साख की वजह से एक महाज खोलने की पेशकश आई की जरूरत पेश आई। तो अब देखना यह है कि खित्ते के अंदर जो ये सूरत बन रही है, इसके अंदर जो नई लाइंस डिवाइड हो रही हैं, पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। और ये जो एक कोवर्ट वॉरफेयर भी चल रही है जिसमें ईरान ने जो दावा किया था कि उसने मुतअद्दिद इजरायली डॉक्यूमेंट्स तक रसाई हासिल कर ली है, और उसने आईएए की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवालात उठा दिए, चूँकि आईएए उन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक्स के मुताबिक जो आईएए वो तमाम की तमाम ईरानियन जोहरी तनसीबात के बारे से जो खुफिया मालूमात हैं, जो सिर्फ आईएए और ईरान के दरमियान में एक जो है मुश्तरका तौर पर एक क्लैंडस्टाइन किस्म का एक टेसिड एग्रीमेंट था, एक बामी ताउन का, तो वो उसका शिराजा भी बखेरने के लिए काफ़ी है, उसको ठेस पहुंचाने के लिए, आईएए की साख को ठेस पहुंचाने के लिए, चूंकि आईएए यहाँ पर पार्टी बन रहा है इजराइल के साथ, और अगर उसने वाकई में वो तमाम मालूमात शेयर किए तो अगर आलमी इदारों की भी ये सूरत हाल है तो फिर ये सूरत हाल किस नहज पर जाएगी। मगर एक बात क्लियर है, वो बात ये क्लियर है कि जो पाकिस्तान है वो इस तमाम मिडल ईस्टर्न टर्मोइल के अंदर जो है बड़ा कलीदी किरदार अदा करने की पोजीशन में है। हमने मार्का हक के जरिए से दुनिया को साबित कर दिया कि हम एक फॉर्मिडेबल मिडल पावर है। तो इस वक्त भी देखिएगा कि जो सोल्यूशन निकलेगा ना वो पाकिस्तान ही तमाम फरीकैन को मेज पर बिठाकर निकालेगा। और पाकिस्तान ने हमेशा ये साबित किया कि बोल्ड स्टेटमेंट्स जो हैं उससे आगे तक हम सोचते हैं, हम डिप्लोमेसी के ऊपर, हम कैलकुलेटेड रिस्ट्रेन्ड रिस्पॉन्स के ऊपर बिलीव करते हैं, हम एक रिस्पॉन्सिबल पोस्टरिंग के ऊपर बिलीव करते हैं, हम बातचीत के ऊपर बिलीव करते हैं, हम बातें नहीं करते, हम करके दिखाते हैं, हमने करके भी दिखाया। तो अब इस तरीके से जो है वो पाकिस्तान का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया मिडल ईस्ट के अंदर भी, और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी न्यू लूजर्स एंड न्यू विनर्स के अंदर जो है पाकिस्तान का नाम विनर्स के अंदर ही लिखा जाएगा। मजीद तबसरे तजिए देखने के लिए देखते रहिए वीएन पॉइंट।